बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। केपीपीएससी की तरफ से एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के पेपर लगातार कंडक्ट हो रहे हैं और हम आप लोगों के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं जोन 2 का पेपर जो आज 30 जून को इवनिंग में कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री वाला पोर्शन। पूरे का पूरा पेपर बहुत आसान पेपर है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन कैंडिडेट्स ने हमारे पास प्रिपरेशन की है इसके सेशन में वो बता रहे थे कि इजीएस्ट पेपर है। हम मुश्किल से मुश्किल चीजें तैयार करते रहे और जो पेपर आया है वो उसी सारी तैयारी में से सबसे आसान तरीन जो हिस्सा था उसमें से आया है। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 1 मोल इक्वल टू। तो केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को पता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड पावर 23 पार्टिकल्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं और मोल जो है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन एटॉमिक मास यूनिट। जब भी आपने नेचुरल एलिमेंट्स को डिस्कस करना हो तो आप एक उनका एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हैं, एक आप उनका एटॉमिक मास डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 12th मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, यानी कि 12 कार्बन वाला जो हमारे पास आइसोटोप होता है 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन का, उसका हमने 1 डिवाइडेड बाय 12th मास लेना है जो केजी में लिखेंगे तो बनेगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -27। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि इसका जो पहला शेल है उसमें सब शेल है S, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यूं होती है कि किसी भी एटम में सबसे पहले उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। तो पहले शेल का एनर्जी लेवल जो है वो सबसे कम होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे पास इन 8 में से ये 2 निकाल दें तो बाकी रह जाते हैं 6, तो हमने 6 फिल करने हैं। उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे S सब शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे P सब शेल में। तो हम इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। तो ये इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड पे हमारे पास सबसे लास्ट ग्रुप जिसे हम ग्रुप 18 कहते हैं, इस ग्रुप 18 की गैसेस को हम नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती। ये लीस्ट रिएक्टिव बल्कि इनर्ट गैसेस होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होता है जब सिस्टम में कुछ आ ना रहा हो और सिस्टम में से कुछ जा ना रहा हो। तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड में जाता है ना रिवर्स में, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इन पास्कल्स एंड मिलीमीटर मरकरी। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप पास्कल्स में लेकर जाएं तो क्या बनता है, मिलीमीटर मरकरी में क्या बनता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1,01,325 पास्कल्स, या फिर मिलीमीटर मरकरी में लिखना है तो 760 मिलीमीटर मरकरी। नेक्स्ट है हाउ इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो बॉन्ड की जो बिल्कुल बेसिक टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो वो आपस में उनका जो बॉन्ड होगा उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस नहीं है, वो आयोनिक बॉन्ड में होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है और उसके नतीजे में बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज हो, सिस्टम से बाहर रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काजेस टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा हल्का पानी, भारा पानी। तो हार्ड वाटर जो होता है या वाटर की हार्डनेस कहां से आती है, दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ऐसा पानी पीने के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। व्हाट इज हाबर्स
प्रोसेस यूज्ड फॉर, तो हाबर बॉश प्रोसेस, ये प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल, ये ग्रेन अल्कोहल भी इसे कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, तो फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। हमारी बॉडी उसको तोड़ती है और तोड़कर उससे एनर्जी की वो करेंसीज हासिल करती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, मूवमेंट्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है अमंग बायोमोलिक्यूल्स विच वन प्रोड्यूसेस द लीस्ट एनर्जी, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे कम एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है। देखिए बायोमोलिक्यूल्स में जो है अगर ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, तो अब उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फैट्स। फैट्स से कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए बेसिकली कोई फ्यूल मॉलिक्यूल नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम नहीं है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो निग्लिजिबल होगी। तो ये फैट्स जो है ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसके मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फैट्स सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस, वायरसेस, अब ये यहां से बायो का पोर्शन शुरू हो जाता है, इनफैक्ट पिछला क्वेश्चन भी उसी में आ जाएगा बायो में। वायरसेस कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वायरसेस को हम जिंदा नहीं मानते। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो कुछ लोग इसको जिंदा कहेंगे, कुछ नहीं कहते। तो अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये प्रॉपर्टी जिंदा जानदारों वाली है, तो उसके लिए ये रेप्लिकेशन करते हैं अपने होस्ट के अंदर, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके ये रेप्लिकेट हो जाते हैं। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसिस अकर, सेल साइकिल में दो बड़ी फेजेस होती हैं, एक होती है सेल साइकिल में इंटरफेज और एक फेज होती है माइटोटिक फेज, जिसे हम माइटोसिस का नाम देते हैं, एम फेज भी कहते हैं। इनमें से जो इंटरफेज है इसमें फिर तीन फेजेस आती हैं, G1, S और G2। इनमें से जो S फेज है इस फेज को डीएनए रेप्लिकेशन की फेज कहा जाता है क्योंकि इसमें डीएनए डबल हो जाता है। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो एक सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली किसी ना किसी फंक्शन के साथ मौजूद है, तो उनमें से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना, यानी कि लिपिड्स तैयार करना। नेक्स्ट है इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्डर इज लेस डाइवर्स देन विच रैंक, अब ऐसा होता है कि सबसे बड़ा रैंक होता है किंगडम, किंगडम के मतहत आते हैं एनिमल किंगडम के मतहत फाइलम आते हैं, प्लांट किंगडम के मतहत डिविजन्स आ जाती हैं। तो किंगडम फाइलम, फाइलम के बाद या डिविजन्स के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज। अब इनमें सबसे जो कम वैरायटी है या डाइवर्सिटी है वो स्पीशीज की है, यानी कि एक स्पीशी के जानदार आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते होंगे और उनके दरमियान फर्क बहुत कम होंगे। उसके मुकाबले में जब बहुत सारी स्पीशीज मिलकर एक जेनरा बनाएंगे तो उनमें वैरायटी बढ़ जाएगी, जब बहुत सारे जेनरा मिलकर एक फैमिली बनाएंगे तो वैरायटी और बढ़ जाएगी। फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम बनता है। अब आपका क्वेश्चन है ऑर्डर इज लेस डाइवर्स, ऑर्डर में कम वैरायटी है क्लास के मुकाबले में, तो ये आपका आंसर आएगा क्लास। और कहते हैं ऑर्डर में किसके मुकाबले में ज्यादा वैरायटी है, ऑर्डर में ज्यादा वैरायटी है फैमिली से भी, जेनरा से भी और स्पीशी से भी। अगर आप इमीडिएट आंसर ढूंढेंगे तो फैमिली आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे बड़ा जो लेवल होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो बायोस्फीयर है। आप आगाज करते हैं एटम, एटम को वैसे आप लिविंग नहीं मानेंगे, बेसिक जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो आप कहेंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल एक मुकम्मल जानदार, फिर आप उसे आगे चलते जाएंगे स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर उसके बाद इकोसिस्टम स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। उनसे भी बड़ा लेवल आता है जिसे हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। विच बायोमोलिक्यूल हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर, बायोमोलिक्यूल्स में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो उनमें इनऑर्गेनिक तो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और डीएनए वगैरह के मुकाबले में प्रोटीन में ज्यादा वैरायटी है, प्रोटीन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
दैट इज द रीजन आपकी बॉडी में फंक्शन के एतबार से प्रोटीन से ज्यादा डाइवर्स कोई नहीं है, इसी का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वैरायटी रखता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये चार तो डायरेक्ट लेवल्स होते हैं कन्फर्मेशंस के, स्ट्रक्चर्स के। What process are macrophages involved in? Macrophages इन्वॉल्व होते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में, जिसमें होता यह है कि मैक्रोफेज जो होते हैं वो अपने से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये इम्यून सेल्स हैं जो इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। व्हाट डू बैक्टीरिया लेक? बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है? क्या मेम्ब्रेन नहीं है? मेम्ब्रेन तो होती है। राइबोसोम्स वो भी होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली वो नहीं होते, और ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता। वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप दो जगहों पे पढ़ते हैं, एक जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्लोरोप्लास्ट का, और एक जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो उसमें जो अंदर आप इस तरह बनाते हैं ना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, जो इस तरह मिलकर ढेर बन जाती है ग्रेनम का, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है। और अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर तो नहीं, लेकिन जो आप इनर मेम्ब्रेन बनाते हो ना इस तरीके से, जिसके ऊपर F1 पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं, इसके पास होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट पोर्शन है उर्दू लिटरेचर एंड पाकिस्तान हिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था ये इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में 18 अगस्त सन 1800 को। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था, लॉर्ड वेल्सले ने ये इस्टेब्लिश किया था, और इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके लिए स्टडी और उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जा सके, जहां पर इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस सीख सकें। इलामा इकबाल की पहली पोएट्री कलेक्शन का नाम बांगे दरा है, ये 1924 में पब्लिश हुई। मिरातुल उरूस किसकी किताब थी? डिप्टी नजीर अहमद की, ये 1869 में पब्लिश हुई, बहुत मशहूर नॉवल है। व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? ये सर सैयद अहमद खान की तहरीक थी, जिसका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालीमी तौर पर अपलिफ्ट करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हार्ली एम्फसाइज इन मुकदमा शेर व शायरी? तो उसमें उन्होंने बात की सिंप्लिसिटी, रियलिज्म और नेचुरल एक्सप्रेशन की। और लास्ट क्वेश्चन है वेयर वाज लियाकत अली खान असैसिनेटेड? लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, मारा गया रावलपिंडी के कंपनी बाग में, जिसे अब लियाकत बाग कहते हैं। ये वाकया हुआ था 16 अक्टूबर 1951 को, और मारने वाला बंदा सैयद अकबर था, और उस बाग को अब लियाकत अली खान के नाम पर लियाकत बाग ही कहते हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए। जब ओरिजिनल पूरे का पूरा पेपर सारे 4 के 4 ऑप्शंस के साथ आ जाएगा, वो भी डिस्कस कर देंगे आप लोगों के लिए। बाकी के जितने पेपर्स होंगे एसएसटी बायोकेम के, एसएसटी जनरल के, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। और केपीपीएससी के थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं उसकी बरवक्त तैयारी के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ईटा के थ्रू, केपीपीएससी के थ्रू, केपीपीएससी में जितनी भी जॉब्स आनी केपीके में, उसकी तैयारी हम अच्छे से आपको करवाते जाएंगे। तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 0333260545, ये रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है। और दूसरा नंबर है 0342447091। इसके अलावा केपीपीएससी में फ्यूचर में ये जल्द ही लेक्चरर की जॉब्स आने जा रही हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट है बायो, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, उर्दू, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, तैयारी में हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।